एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th का चैप्टर 6 डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल, ये उसका पार्ट 2 है। म्यूचुअल परसेप्शन। 18 सेंचुरी में जब यूरोपियन लोग अमेरिका पहुंचे थे, तो उनके लिए सिविलाइज्ड पीपल की डेफिनेशन क्या थी, मतलब जो सभ्य लोग हैं उनकी उसकी डेफिनेशन क्या है कि भाई वो पढ़े लिखे हों, एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन सिस्टम हो, अर्बनाइजेशन हो, मतलब शहरीकरण हो। लेकिन यूरोपियन की नज़रों में अमेरिकन लोग हैं वो थोड़े अनसिविलाइज्ड हैं, मतलब वो थोड़े से गंवार हैं। लेकिन एक फ्रेंच फिलोसोफर हैं जीन जैक्यो रोसेल, उनकी नज़रों में ये बात अच्छी है कि वो लोग भैया नेचुरल हैं, अनटच्ड बाय द करप्शन ऑफ सिविलाइजेशन, कि भैया आप सिविलाइज हो लेकिन करप्ट हो, मतलब किसी प्रकार के मतलब जो सिविलाइज सिस्टम है जो सिविलाइज्ड है लेकिन आप करप्ट हो, ये गलत बात है। लेकिन वो लोग जैसे रह रहे थे, मतलब आप नेचुरल के साथ रह रहे हो, नेचर में रह रहे हो, बट आप अच्छे हो। इसके लिए उन्होंने एक टर्म यूज़ करी थी कि भैया जो लोग जेन्युइन है, कि भाई अमेरिका के लोग काफ़ी जेन्युइन है, द नोबल सेवेज। विलियम वॉर्थवर्थ के थोड़े से अदर पर्सपेक्टिव थे। ये दोनों ही अमेरिका के मूल्यवासियों से नहीं मिले थे, लेकिन इनका ऐसा मानना था कि भैया वो लोग जो हैं वो थोड़े से लिमिटेड, मतलब वो थोड़े से लिमिटेड लोग हैं इमेजिनेशन के मामले में और इमोशंस के मामले में। तो उनका थोड़ा सा मतलब डेवलप करना थोड़ा सा मुश्किल है उनको, हम जिस लेवल पे उनको उस लेवल पे लाना काफ़ी टफ है। यूएसए के जो नेटिव लोग हैं, मतलब जो यूरोपियन से जो सामान एक्सचेंज करते थे वो फ्रेंडशिप के तौर पे करते थे, मतलब यू अमेरिका में उस टाइम पर खरीदना बेचने का सिस्टम नहीं होता था। जो सामान एक्सचेंज होता होता था दोस्ती के बेस पर होता था। और यूरोपियन लोग जो अमेरिका आए थे, अमीर बनने का सपना लेकर आए थे, और वो बिज़नेस किस पे करते थे, फिश और फर पे, जो फर होता है जानवर की खाल, उस पर बिज़नेस करते थे, यूरोप ले जाकर उसको प्रॉफिट पर बेचते थे। लेकिन इसका जो प्राइस है वक्त के साथ ऊपर नीचे होता रहता था। और यूरोपियन लोग ये मार्केट समझ नहीं पाते थे कि भई यूरोप का मार्केट कैसा है, और वो मतलब ये पज़ल में, मतलब उलझन में ही लगे रहते थे। उलझन ये थी कि भई कभी-कभी लोग तो इसके बदले फ़िश और फ़र के बदले यूरोपियन लोग कभी बहुत ज़्यादा पैसे दे देते थे, वो पैसे बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कभी कुछ सामान देते थे और कभी-कभी बहुत कम सामान दे देते थे। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिकन लोगों ने यूरोपियन की जो मतलब इतनी लालच थी इसको कभी माइंड नहीं करा। और फ़र के लिए इन्होंने कई सारे मतलब सैकड़ों जानवरों को मार दिया। और उन्हें अमेरिकन लोगों को डर भी था ऐसा ना हो कि जानवर इसका बदला लें, हमला वगैरह कर दें। जब यूरोपियन लोग अमेरिका आए थे ट्रेड करने के लिए, उनके पीछे पीछे कई सारे यूरोपियन भी आ गए थे 70 सेंचुरी में वहाँ पे बसने के लिए। लेकिन जो लोग क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग नहीं करते थे तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। कई सारे यूरोपियन अमेरिका आए थे अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए। जैसे वो बाहर थे, मतलब जब तक वो बाहर तक खाली ज़मीन देख रहे थे तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे यूरोपियन लोगों ने अंदर घुसना, मतलब यूएसए के अंदर घुसना चालू करा, तो उन्होंने जंगल काटने स्टार्ट कर दिए खेती करने के लिए। यूएसए के लोग जब जंगलों को देखते थे तो उनका नज़रिया यूरोपियन से काफ़ी अलग होता था। यूएसए के लोगों ने, अमेरिका के लोगों ने यूरोपियन को उन जंगलों से के बारे में बताया जो उन, उन, उन जो उन्हें यूएसए से अंदर जोड़ते थे, मतलब अंदर साइड में जोड़ते थे। यूरोपियन लोग इमेजिन कर रहे थे कि भई ये जंगल काट के हम कॉर्न उगाएँगे, जो मक्का वगैरह अब मतलब अपनी खेती के लिए यूज़ करेंगे। और जेफरन नाम का व्यक्ति जो यूरोपियन है, वो सपना देख रहा था कि भई एक-एक यूरोपियन के पास अपना-अपना छोटा फार्म है, मतलब छोटा खेत है। और जो नेटिव लोग हैं, मतलब यूएसए के जो नेटिव लोग हैं, जैसा कि वो खेती उतनी ही उगाते थे जितनी उन्हें ज़रूरत है, ना कि वो सेल के लिए, बेचने के लिए, ना ही वो प्रॉफ़िट के लिए उगाते थे। वो इस बात को गलत मानते थे कि भई किसी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेना या ज़मीन को हड़प लेना या ज़्यादा खेती करके बेचना, तो इस चीज़ को गलत मानते थे। और यही वो पॉइंट है जो जेफरन, और इसी पॉइंट की वजह से जेफरन सोचता था कि भई अमेरिका के लोग अनसिविलाइज़्ड हैं। जिन कंट्री को हम आज कनाडा और यूएसए के नाम से जानते हैं, वो दरअसल 18 सेंचुरी के लास्ट में एग्जिस्ट हुई थी, मतलब 18 सेंचुरी के लास्ट में आई थी। और उनका बहुत छोटा सा हिस्सा ही उनके कब्ज़े में था। और नेक्स्ट अगले 100 सालों में
उन्होंने अपना दायरा बढ़ाया, बहुत सारी ज़मीनें खरीदी यूएसए ने, फ्रांस से खरीदी, रशिया से अलास्का खरीदा और यूएसए ने मेक्सिको को भी जीता था। लेकिन उन्होंने इस बात के लिए मतलब वहाँ के लोकल व्यक्तियों से, लोकल जो समाज है, लोकल लोग-बाग हैं, उनसे पूछना ज़रूरी नहीं समझा। यूएसए की जो वेस्टर्न वाली ज़मीन है, यूएसए की जो वेस्ट साइड में ज़मीन है, वो ज़मीन हल्की सी धीरे-धीरे खसकती जाती थी। इससे क्या हुआ, वहाँ के जो लोग-बाग हैं, वो भी धीरे-धीरे खसकते चले गए। 19वीं सेंचुरी के बाद अमेरिका की जो थोड़ी-सी शक्ल है, वो थोड़ी-सी बदलने लगी थी। लेकिन यूरोपियन का जो ज़मीन के प्रति नज़रिया है, वो थोड़ा-सा वहाँ के लोगों से अलग था। ब्रिटेन और फ्रांस से जो अपने परिवार के छोटे लड़के हैं, वो आए यूएसए में, वो क्योंकि ताकि उन वो अपने घर में जो प्रॉपर्टी का राइट्स है, मतलब जो पापा की अपने फादर की प्रॉपर्टी का राइट्स, वो बड़े बेटे को मिलता था और छोटे बेटे को वो नहीं मिलता था। इसीलिए वो अमेरिका में अपनी ज़मीन खरीदना चाहते थे। बाद में मतलब एक वेव्स टाइप में की आ गई, मतलब ये माइग्रेंट की लहर टाइप में आ गई, ताकि जर्मनी से भी लोग आए, स्वीडन से भी लोग आए, इटली से भी लोग आए, जो अपनी ज़मीनें खो चुके थे। उनका सपना था यहाँ पर अपनी ज़मीन पाना। पोलैंड से भी लोग आए कई सारे, वो बहुत ही खुश थे ये घास के मैदान देखने के लिए, क्योंकि उन्हें यहाँ की अपने घर की याद दिलाती थी और काफ़ी एक्साइटेड थे। काफ़ी कम पैसों में ये ज़मीन उन्हें मिल रही थी यूएसए में। धीरे-धीरे उन्होंने ज़मीन का सफाया किया और एग्रीकल्चर की शुरुआत की। राइस और कॉटन उगाना स्टार्ट कर दिया। वो इसीलिए क्योंकि यूरोप में इन्हें उगाया नहीं जा सकता था और साथ ही साथ यहाँ उगाकर वहाँ यूरोप में इसको अच्छे प्रॉफ़िट में बेचा जा सकता था। जो जंगली जानवर हैं, जैसे वोल्फ हो गए, वो माउंटेन लायन हो गए, इनका इन्होंने शिकार किया और बाद में 1873 में जब बार्ब्ड वायर आ गए, मतलब वो कांटे कांटे रहते हैं जिस वायर में, उससे ही अपने आप को सिक्योर फील करने लगे थे। यूएसए यूरोपियन लोगों के लिए जो साउथ यूएसए का जो क्लाइमेट था, वो थोड़ा सा गर्म था और जो साउथ साउथ अमेरिका के लोग थे जो वहाँ पे रहते थे, उनको ऐसा महसूस हो गया था कि यहाँ पर कई सारे लोगों की, मतलब कई सारे लोगों की मृत्यु हुई, जो कि स्लेव हैं, दास हैं, उनकी मृत्यु हुई है। प्रोटेस्ट के बाद, मतलब जो दास प्रथा थी, मतलब दासों को खरीदे बेचने का सिस्टम था, वो तो एक टाइम के बाद बंद हो गया था। लेकिन जो अफ्रीका से यूएसए लाए गए थे जो दास, उनके बच्चे आज भी दासी हैं। यूएसए का जो नॉर्दर्न पार्ट है, वो जहाँ पर इकोनॉमी मतलब स्लेव पर डिपेंड नहीं थी, जो नॉर्थ यूरोप जो मतलब दास प्रथा है उसको ख़त्म करना चाहता था, वो इसको इनह्यूमन बताता था, मतलब अमानवीय। 1861 से 65 में इनकी युद्ध हुआ, जो दास प्रथा को सपोर्ट करते थे और जो दास प्रथा के अगेंस्ट थे। जो लोग अगेंस्ट थे उनकी जीत हुई और बाद में हुआ जो स्लेवरी सिस्टम है, जो दास प्रथा है, उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन जो अफ्रीकन लोग हैं उनको सही से आज़ादी 20 सेंचुरी में मिली थी, जब उन्हें वाइट्स को मतलब जो ब्लैक लोग हैं, जो अफ्रीकन लोग हैं, उनको अलग रखा जाता था। स्कूलों में उनके लिए अलग जगह थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उनकी अलग जगह थी, जैसे कि ट्रेन हो गई, बसेस हो गई। बाद में उनको मतलब सबको एक साथ कर दी कि भैया अब भी अब आप वाइट्स के साथ जा सकते हो। कैनेडियन गवर्नमेंट के सामने एक समस्या थी, वो समस्या ये थी कि अ, जो काफ़ी लंबे समय तक सॉल्व नहीं हो पाई थी, और समस्या ये थी कि भैया वहाँ के मूल निवासी कौन-कौन है, क्या है, उनका सिस्टम क्या है, उनकी आईडी क्या है। 1763 में कनाडा को ब्रिटिश ने जीत लिया था फ्रांस से, मतलब फ्रांस से युद्ध करके ब्रिटिश ने अपने कब्ज़े कब्ज़े में कर लिया था। लेकिन फ्रांस लोग चाहते थे कि उनको भी पॉलिटिक्स में थोड़ा-सा स्टेटस मिले। जो फ्रांसीसी लोग थे, उनको मतलब वो भी चाहते थे कि अब उनको थोड़ा-सा पॉलिटिकल स्टेटस रहे। लेकिन ये समस्या लंबे समय तक हल नहीं हो पाई थी। 1867 में इसको फाइनली एक ऑर्गेनाइजेशन बना के 1867 में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया था। द नेटिव पीपल लूज देयर लैंड। अब जैसे जैसे यूरोपियन लोग यूएसए में, अमेरिका में सेटल होते गए, उन्होंने क्या करा, ज़मीनें खरीदनी स्टार्ट कर दी, डॉक्यूमेंट्स पे ऑफिशियली काम करवाया, फिर वहाँ से लोगों को हटाने लगे थे और बहुत ही कम पैसे में ज़मीनें खरीदते थे और ऐसे ऐसे धीरे धीरे मतलब
यूरोपियन लोगों ने अमेरिकी लोगों को भी परेशान किया, वहाँ से उन लोगों को वहाँ मतलब जो लोकल के निवासी थे उनको वहाँ से हटा दिया गया एक टाइम के बाद। ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक ये पाया गया कि वहाँ पर यूएसए में एक जॉर्जिया नाम की जगह है, वहाँ पर एक चिरोकी ट्राइब है। चिरोकी ट्राइब को वहाँ के मतलब उन्हें हक नहीं मिला, अपना जो सिटीजनशिप का अधिकार है वो नहीं मिल पाया था। 1832 में यूएसए के चीफ जस्टिस से उनका एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया, जो कि जॉन मार्शल थे। उन्होंने कहा जो चिकोरी हैं मतलब चिकोरी एक ट्राइब है, चिकोरी ट्राइब पर अपनी जॉर्जिया अपनी मतलब अपनी ताकत का यूज़ ना करे, वो एक सोवर सोवरनिटी कुछ कुछ मामलों में। यूएस के प्रेसिडेंट हैं एंड्रे जैक्सन, वो कुछ मामलों में इसके खिलाफ हैं। इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल प्रिविलेज होते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा मतलब ये न्यूट्रल व्यक्ति हैं। लेकिन जब बात आई इंडियंस की तो मतलब उन्होंने अपने मत से मतलब अपने थॉट से पूरे बदल गए थे, क्योंकि उन्होंने यूएस आर्मी को भेज दिया था उन चिकोरी ट्राइब्स को हटाने के लिए, जिसमें से 15,000 लोग अपनी जगह से मतलब जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ के वो मूल निवासी थे, अपनी जगह छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए थे, जिनमें से लगभग 1/4 वो लोग वहीं मारे गए थे। यूरोपियन लोगों ने अमेरिकी लोगों की बहुत सारी ज़मीन ले ली, और उनका ऐसा मानना था कि भाई ये लोग इसके लायक नहीं है, ज़मीन के लायक ये डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि इनको यूज़ करना नहीं आता, ज़मीन का क्या यूज़ करना है। ये लोग काफ़ी आलसी हैं, ये लोग अपनी जो स्क्रिप्ट क्राफ्ट है उसको यूज़ नहीं करते हैं, मतलब यहाँ पे मार्केट वगैरह भी नहीं है, ना इनको इंग्लिश सीखने में दिलचस्पी है, ना इनको कपड़े पहनने आते हैं। और कहा कि ये लोग मरने के लायक हैं, डिज़र्व टू डाई आउट, मतलब इनको मर जाना चाहिए। इन्होंने पूरी पेरियार मतलब घास के मैदान है वो पूरे साफ़ कर दी, जंगली भैंसों को मार मार दिया। एक फ्रेंच मैन ने ये लिखा है अपने जो बुक वगैरह वगैरह लिखी थी, इन्होंने जानवर के साथ साथ बहुत सारे इंसानों की भी प्रजाति मतलब इंसानों को भी मारा है, मतलब इतने खतरनाक थे। यूएस को भी नहीं छोड़ा यूरोपियन वालों ने। यूरोपियन लोगों ने क्या करा, जो यूएसए के मूल निवासी उनको सरकाते वेस्ट तक कर दिया, मतलब उनको और वेस्ट वेस्ट तक कर दिया। लेकिन बाद में क्या होता, जब उन्हें पता चलता यूरोपियनों को कि यार जहाँ पे ये लोग जहाँ पे पहुँचा है वहाँ पे तो मिनरल है, जैसे लीड है, गोल्ड है, सिल्वर है, किसी प्रकार का भी मिलता था, तो उनको फिर वहाँ से भी भगा दिया जाता था। कई बार तो ऐसा करता था, मतलब पर्टिकुलर एक जगह की एक ट्राइब होती है, जैसे यहाँ ए ट्राइब रह रही है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो क्या बोलते थे तुम यहाँ से उठ के यहाँ पे जाओ, ए में जाओ, ए में यहाँ पे सी को भी बोल दिया तुम यहाँ इस ज़मीन में जाओ। तो ऐसे में क्या होता था, आपस में लड़ाइयाँ भी होती थी। मतलब बहुत सारी ट्राइबों को पर्टिकुलर ट्राइब की कुछ जगहें होती हैं जहाँ पे मतलब इससे क्या हुआ, इन्होंने कई सारी ट्राइब को मिक्स कर दिया और एक जगह जगह पे पहुँचा दिया, जिससे लड़ाई होती थी। बहुत ही कम में उनको रहने के लिए मजबूर हो गए थे, जिसको रिजर्वेशन कहते थे। उन्होंने अपनी लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं 65 से 90 से लेकर, यूरोप में भी कैनेडियन लोगों ने भी अपनी लड़ाई लड़ी 69 से 85 तक लेकर, कभी बट उन्होंने कभी गिव अप नहीं करा। बट आफ्टर दैट दे गिव अप, लेकिन बाद में उन्होंने गिव अप कर दिया। द गोल्ड रश एंड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, ऐसा हमेशा से मतलब होप थी सबकी, ऐसा मानते थे कि भैया नॉर्थ अमेरिका में सोना है। और 1840 में यूएसए के कैलिफोर्निया में उनको कुछ गोल्ड मिले, जिसको जिसको इन्होंने नाम दिया गोल्ड रश। और ये खबर सुन के कई सारे यूरोपियन अमेरिका आ गए कि भैया चलो अपन मतलब अब अमीर बनने का सपना लेकर। इसके लिए उन्होंने रेलवे लाइन बिछानी चालू कर दी, कई सारे हज़ारों हज़ारों की संख्या में चाइनीज़ लेबर आए। यूएसए में उन्होंने 1870 तक रेलवे की जो पटरी हैं वो कंप्लीट कर ली, मतलब जहाँ-जहाँ तक उन्हें बिछानी थी, जो-जो ज़रूरत थी, ज़रूरत के हिसाब से रेलवे लाइन बिछा ली, वो कंप्लीट हो गई 1870 तक। और कनाडा में 80-85 तक कंप्लीट हो गई। एक एंड्रियो कैनिंज नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने अपने जो मतलब लेख लिखा है उसमें पाया गया है कि स्कॉटलैंड से एक व्यक्ति गरीब आया था, पुअर इमिग्रांट था, मतलब बहुत ही गरीब था, और जब वो गया था वो फर्स्ट मिलेनियर बन गया था, मतलब यूएसए आकर कितना संपन्न बन गया था। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण एक ये भी था कि भई ये छोटे-छोटे जो किसान थे वो अपनी ज़मीनें खो रहे थे, और साथ ही साथ मजबूर हो गए थे फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका में भी
में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसके लिए अलग रीज़न था। जो उनकी रेलवे की इक्विपमेंट्स बिछाए गए थे, रेलवे पटरी बिछाई गई थी, वो उन्होंने अपने बिजनेस के लिए बिछाई गई थी, और लार्ज स्केल फार्मिंग ट्रांसपोर्टेशन के लिए बिछाई थी। यूएसए और कनाडा में जो फैक्ट्री बिछाई थी वो लगभग लगभग इनकी बात की जाए तो उन 1860 तक यूएसए एक अनडेवलप्ड इकोनॉमिक था। मतलब 1860 तक इतना ज़्यादा खास डेवलप्ड नहीं था, लेकिन 1890 तक लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल बन गए थे 1890 में यूएसए। यूएसए में खेती भी होने लगी थी। बहुत सारे एरिया जो था जंगलों से था उसको क्लीन कर दिया गया और उसको प्रॉपर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया खेती के लिए। 1890 तक बाइसन एक प्रकार का भैंसा होता है यूएस का, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया था। अब जो मतलब हंटिंग का जो कल्चर था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। और 1892 तक यूएसए एक कम्प्लीटली एक्सपांशन बन मतलब कम्प्लीटली कंप्लीट हो चुका था 1892 तक। और जो पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, उसका भी डिवाइड हो गया था। और कई सारे यूरोपियन अभी भी आते थे अपनी किस्मत आजमाने के लिए, सेटल होने के लिए कि भैया अब पैसे कमाना है। और धीरे धीरे इट हैड बिकम एन एम्पीरियर, मतलब बहुत पावरफुल बन गया तब तक यूएसए। सन 1900 तक तो काफ़ी पावरफुल हो गया था।